Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेथ इन्वेस्टिगेशन के 10th पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे प्यूट्रिफिकेशन के बारे में कि जो प्यूट्रिफिकेशन होता है वो जब बनता है आता है तो वो क्या क्या चेंजेस लेके आता है, तो उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बाकी प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है और क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये वाली स्लाइड पहले भी हमने डिस्कस करी थी कि जो ऑनसेट होता है प्यूट्रिफिकेशन में, तो उसमें बेसिकली जो टिश्यूज़ रहते हैं उसमें आपको मेनली 3 तरह के चेंज देखने को मिलते हैं। इसमें पहला होता है एक्सटर्नल चेंज, सेकेंड है कॉलिक्यूटिव प्यूट्रिफिकेटिव चेंज और लास्ट होता है आपका इंटरनल चेंज। अब यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल चेंज रहता है इसको भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में। इसके अंदर आपका आ जाता है कलर चेंज, देन कैडावरिक एंटोमोलॉजी भी आता है, फिर जो फाउलिंग स्मेल की रिलीज होता है वो भी चीज़ें आती, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल चेंज के अंदर आती है। तो इसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सटर्नल चेंज की, तो एक्सटर्नल चेंज का मतलब है ऐसे चेंज जो हमको बॉडी की सरफेस पर देखने को मिल जाए, तो वो आप ये कहलाते हैं एक्सटर्नल चेंज। इसमें पहला आपका आया कलर चेंज ऑफ स्किन। जो स्किन रहती है उसमें आपको कलर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। नॉर्मल से वो आपका हल्का सा ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लैक जैसा आपको जो बॉडी का एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो आपको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में, ग्रीन के अलग अलग शेड्स में आपको वहाँ पर नजर आएगा। बेसिकली ग्रीनिश ब्लैक एंड ब्लू आपको डिस्कलरेशंस देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि जो स्किन के अंदर ब्लड अवेलेबल होता है, वो जो ब्लड का हीमोग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो सल्फर से रिएक्ट करके सेल्फ मेथमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से जो बॉडी का सरफेस का कलर हो जाता है वो ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। क्योंकि सल्फर जिस भी चीज़ के साथ में रिएक्ट करता है उसको ग्रीनिश कलर दे देता है, क्योंकि सल्फर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा इतनी चीज़ हो गई। उसके अलावा जो कलर चेंज होता है स्किन का टेम्परेट कंडीशंस में आपको 48 आवर्स आफ्टर डेथ देखने को मिलता है। तो ये कलर चेंज का जो टाइम ड्यूरेशन है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अगर हम आगे बात करें कि ये जो आपका कलर चेंज का जो अपीयरेंस होता है एयर में अगर बॉडी पड़ी है तो, या वाटर में बॉडी पड़ी है तो, वो किस किस सीक्वेंस में होगा, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता होना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है अगर एयर में हो रहा है, यानी कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, बॉडी का कॉन्टैक्ट जो है वो एयर के साथ में है, तो उस कंडीशन में जो कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एब्डोमेन वाले पोर्शन में, उसके बाद में चेस्ट के बाद में फेस, लेग्स, शोल्डर एंड आर्म्स। तो ये पूरा सीक्वेंस रहेगा एब्डोमेन से चेस्ट की तरफ, देन फेस यानी कि नीचे लोअर बॉडी से अपर पार्ट साइड गया, फिर आपकी वापस से लोअर बॉडी में लेग्स पर आ गया, फिर शोल्डर एंड देन आर्म्स। तो ये सीक्वेंस आपको रहने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि वाटर में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या रहेगा, तो वहाँ पर सीक्वेंस आपका अपर बॉडी से स्टार्ट होगा, फेस, देन नेक, देन थोरेक्स, देन शोल्डर, फिर आर्म्स आ जाएंगे एंड देन आपका लोअर पार्ट एब्डोमेन एंड लेग्स। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस है। दोनों में ही अलग अलग सीक्वेंस है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे हमने बताया था कि सेल्फ मेथमोग्लोबिन बनता है, सल्फर से कांटेक्ट होता है हीमोग्लोबिन का उसकी वजह से, तो ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है सल्फर, वो चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली जब प्यूट्रिफिकेशन होगा तो उस कंडीशन में जो ब्लड है उसका भी प्यूट्रिफिकेशन होगा। ऐसा तो नहीं सब टिश्यूज़ ही आपके डाइल्यूट होंगे, जो ब्लड है उसका भी लिसिस होगी। ब्लड के अंदर जो आरबीसीज रहती हैं उनकी लिसिस होगी। तो जब आरबीसीज की लिसिस होगी उसमें क्या होगा, उसमें से रिलीज होगा हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी की लिसिस हुई तो उससे रिलीज हुआ हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ हीमोग्लोबिन का जो पार्ट रहता है वो टिश्यूज़ से डायरेक्टली सराउंडिंग में आ जाता है, तो टिश्यूज़ को बेसिकली स्टेन कर देता है। तो वो आपका स्टार्टिंग में रेडिश या फिर रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है, देन वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा आपका ग्रीनिश येलो में। अब यहीं पर हीमोग्लोबिन का कुछ जो पार्ट है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइन कर जाता है H2S से। और ये H2S आती कहाँ से है, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनमें से आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज हो रही होती है। तो इस H2S से जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तब जाके आपका बनता है सेल्फ मेथमोग्लोबिन। और यही सेल्फ मेथमोग्लोबिन जो है बॉडी को ग्रीनिश ब्लू या फिर ग्रीनिश ब्लैक कलर आपको
देता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस रहता है कि किस तरह से आपको कलर चेंज देखने को मिलता है ब्यूटिफिकेशन के टाइम पर बॉडी के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन रहता है इसकी बाइंडिंग H2S के साथ में होती है, और ये H2S रिलीज कहाँ से होती है, ये आपकी इंटेस्टाइन से रिलीज होती है। एंड देन H2S और हेमोग्लोबिन के बाउंडेशन से बनता क्या है, सेल्फ मेथमोग्लोबिन। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि आफ्टर डेथ जो बॉडी के अंदर सेल्फ मेथमोग्लोबिन बनता है तो वो कौन कौन से चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, या इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला जो पार्ट है वो है मार्बलिंग। जो पहला आपका एक्सटर्नल चेंज का था वो हो गया आपका कलर चेंज ऑफ स्किन। उम्मीद करती हूँ वहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका मार्बलिंग ऑफ स्किन। मार्बलिंग में क्या रहता है कि जो आपके वेन्स रहती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर जो ब्लड अवेलेबल होता है, तो वही ब्लड आपको एक तरह से मोज़ैक के पैटर्न में आपको देखने को मिलने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कलर चेंज सीन इन दी फॉर्म ऑफ मोज़ैक लाइक पैटर्न। यहाँ पर जो कलर चेंज देखने को मिलता है वो मोज़ैक लाइक पैटर्न पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वेन्स का कवरेज वाला पार्ट रहता है, जितने भी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारी की सारी आपको एक्सटर्नल सर्फेस पर ही अपीयर होने लगती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, इट अपियर्स फर्स्ट इन दी शोल्डर। जो शोल्डर वाला पोर्शन रहता है सबसे पहले वहाँ पर आपको मार्बलिंग देखने को मिलती है। देन जो लिम्स होते हैं रूट्स के, थाइज हो गए, देन साइड हो गया एब्डोमेन का, चेस्ट एंड नेक, तो ये पूरा सीक्वेंस इसका रहता है। अब बेसिकली जो मार्बलिंग रहता है या फिर जो पोस्टमार्टम इंटरवल होता है, अगर हम समर्स की बात करें तो वो जस्ट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डेथ, यानी कि डेथ के 24 घंटे के बाद ही ये अपियर होने लगता है। और 36 से 38 घंटे के बाद में ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब है काफ़ी ज़्यादा क्लियरली आपको देखने को मिलता है। अभी अच्छा, अगर यहाँ पर मार्बलिंग की बात करें तो मान के चलिए ये आपका हैंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हैंड में क्या रहता है कि आपकी जैसे ब्लड वेसल्स आ रही हैं तो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, तो वो जितनी भी तरह से आती हैं वो सारा का सारा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने लगता है स्किन के ऊपर। तो वही आपकी मार्बलिंग है, यानी कि एक मोज़ैक तरह का पैटर्न आपको स्किन के ऊपर ही अपीयर होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्बलिंग। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा मार्बलिंग ऑफ स्किन आफ्टर डेथ, तो वहाँ पर आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। बेसिकली इमेज मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इस तरह की इमेजेस यहाँ पर लगाना थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, इस वजह से मैं इसमें इमेजेस इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो इमेजेस के लिए आप लोग डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास NG राव वाली बुक है, एक बुक है आपकी फोरेंसिक मेडिसिन करके है, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो उस बुक का नाम है फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, एंड साइंटिस्ट जो है जिन्होंने लिखा है वो है NG राव। ये इसके ऑथर हैं इस बुक के, NG राव नाम की बुक है। इनकी जो बुक है उसमें सारी इमेजेस अवेलेबल हैं और हर चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन है, तो वहाँ से जाकर आप उसकी इमेजेस अगर देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। और बाकी अगर PDF आपके पास नहीं है इसकी, तो जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पर इसकी PDF अवेलेबल है। फाइल सेक्शन में जाएंगे, डायरेक्टली आपको सर्च करना होगा, NG लिखेंगे आप, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी वो PDF। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अभी मूव करते हैं आगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, सेकंड हो गया मार्बलिंग। इसके बाद में जो फाउलिंग स्मेल गैसेस रिलीज होती हैं उसकी वजह से कुछ स्मेल आती है, तो उसके बारे में तो सबसे पूरा सीक्वेंस में ही होता है। पहले क्या हो गया, आपका कलर चेंज होने लगा स्किन का, फिर उसकी वजह से मार्बलिंग हुई सरफेस पर स्किन के। अब उसके बाद में क्या होगा कि और ज़्यादा लिक्विफिकेशन हो रहा है, जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सारे सारे डिजेनरेट हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या रहता है, जो कुछ गैसेस रहती हैं तो गैसेस रिलीज होती हैं और उसकी वजह से बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, तो वो पार्ट रहता है आपका। अब ये जो अगर हम समर की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो उस टाइम में ये आपका जो चेंज रहता है 12 से 18 घंटे आफ्टर डेथ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आफ्टर द कलर चेंज कमेंसेस द बॉडी ग्रेजुअली स्टार्ट एमिटिंग अनप्लीजेंट एंड ऑफेंसिव स्मेल due to formation and collection of decomposition gases by the breakdown of proteins and carbohydrates। तो जब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तक का डिजेनरेशन होने लगता है तो उसके बाद में इसमें से कुछ बॉडी में से कुछ अनप्लीजेंट सी ऑफेंसिव स्मेल आती है आफ्टर 12 to 18 आवर्स। ये आवर्स की जो बात हो रही है ये समर की बात हम कर रहे हैं। यहीं पर विंटर अगर होगा तो वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ये आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड अभी हमने देखा इंटेस्टाइन से रिलीज होती है, उसके अलावा अमोनिया हो गया, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन हो गया, मेथेन हो गया, मार्श गैस हो गई, और ये आपका नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारी कुछ गैसेस होती हैं जो कि रिलीज होती हैं आफ्टर डेथ, जब प्रॉपर तरह से लिक्विफिकेशन होने लगता है, जितना भी प्रोटीन जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं ये सारे के सारे जब डिजेनरेट होने लगते हैं, उसके बाद में ये सारी की सारी गैसेस आपकी रिलीज करती हैं, जो कि आपकी बॉडी के इंटरनली आपकी कलेक्ट होती जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब यही कलेक्टेड गैस धीरे धीरे करके स्किन को टीयर करके स्किन में से होल करके बाहर निकलना स्टार्ट करती है। तो जब ये बाहर निकलना स्टार्ट करती है तो वो वाला पार्ट आपका कहलाता है पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर यूजुअली इस तरह का चीज़ें आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, और जो फोमी लेयर है रहता है वहाँ पर आपको पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली स्किन की इंटरनली बात हो गई, यानी कि बॉडी के अंदर अंदर जो भी पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, और कुछ कंडीशंस में ये जो पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स रहते हैं ये आपको एक्सटर्नल सरफेस पर भी नज़र आते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कई बार ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ब्लिस्टर्स का बेसिकली मतलब वही होता है कि आपका एक तरह का होल हो जाना, जिसकी थ्रू कोई गैस रिलीज हो रही है, तो वो आपका हो गया पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि जैसे कि इतनी सारी गैसेस यहाँ पर रिलीज हो रही हैं, तो जब भी किसी भी बॉडी को बर्न किया जाता है आफ्टर डेथ, जो भी इंडिविजुअल रहता है, जो भी कैडेवर रहता है, उसको जलाया जाता है, तो उस टाइम पर वहाँ पर कुछ ब्लू कलर की फ्लेम्स आपको देखने को मिलती है। तो वो जब भी हम किसी भी कैडेवर को जलाते हैं तो उसमें आपको ब्लू फ्लेम्स क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये सारी जो गैसेस रहती हैं ये सारी की सारी ब्लू गैस को, ब्लू फ्लेम्स को बेसिकली जनरेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये सारी गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, यही बर्न भी हो रही होती हैं, तो इसी की वजह से जो फ्लेम आपको देखने को मिलती है वो आपको ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वहाँ पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देंगे कि जब अभी हम कैडेवर को जलाते हैं तो वहाँ पर ब्लू कलर की फ्लेम क्यों देखने को मिलती है, तो उसका रीज़न क्या है, वो उसका रीज़न है यही सारी वाली गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन, मीथेन, मार्श गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इतना हो गया। अच्छा एक चीज़ और, कि जब पोस्टमार्टम इंटरवल होता है प्यूट्रीफाइंग गैसेस के कलेक्शन की वजह से, तो उसमें जो कलेक्शन इनसाइड हो रहा होता है विसरा के अंदर, विसरा यानी कि जितने भी आपके सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर जो कलेक्शन हो रहा होता है वो कलेक्शन आपका 12 से 18 घंटे के बाद स्टार्ट होता है, मतलब तब तक होता है। और उसके बाद में जो गैस का कलेक्शन हो रहा होता है स्किन के अंदर, वो आपका 18 से 48 घंटे के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखने का कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब बेसिकली जो मैंने बताया था ना कि पोस्टमार्टम ब्लिस्टर वाला पार्ट जो था, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, फोमी लेयर और इनसाइड द इंटेस्टाइन, ये सारा का सारा आपका पोस्टमार्टम ब्लिस्टर वाला पार्ट हो गया। अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिकली प्रेशर इफेक्ट होते हैं गैसेस के, जैसे कि हमने बात करी थी गैस स्टिफनिंग की। गैस स्टिफनिंग क्या है, एक तरह की फॉल्स रिजिडिटी होती है, हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था जब हम कर रहे थे प्यूट्रिफिकेशन वाला, इसका जब फर्स्ट पार्ट यानी कि 9th पार्ट हमने कवर किया था वहाँ पर। तो गैस जो रहती हैं वो स्किन के अंदर अंदर जो है वो कलेक्ट होने लगती हैं, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी रिजिडिटी देखने को मिलती है, तो वो आपकी फॉल्स रिजिडिटी होती है, क्योंकि वो एक तरह की गैस स्टिफनिंग होती है। नेक्स्ट है आपका ब्लोटिंग ऑफ द बॉडी। ब्लोटिंग ऑफ द बॉडी का क्या मतलब है, जो बॉडी है उसमें कुछ आपका स्वेलिंग टाइप की देखने को मिलती है, वो बेसिकली आपकी स्टिफनिंग ही होगी, वो आपकी हल्की सी स्वेलिंग जो देखने को मिलती है वो स्टिफनिंग के जैसा ही कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि गैसेस ही प्रेशर डाल रही है स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो हल्की सी ब्लॉटेड नज़र आ रही है आपको। अब यहाँ पर जो ब्लोटिंग होती है वो सबसे पहले आपकी फेस पर देखने को मिलता है, फेस के अलग अलग जितने भी पार्ट्स रहते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर आपके एब्डोमेन वाले पार्ट पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का आपका सीक्वेंस होता है ब्लोटिंग ऑफ द बॉडी का, बाकी इसको थोड़ा सा आप रीड कर लेंगे, इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग ऑफ पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। अच्छा आपके लिए एक क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस आपसे उम्मीद कर रही हूँ आपको पता होगा। पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस क्या होता है, इसका अदर नेम अगर किसी चीज़ का है तो किसका अदर नेम है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस क्या है,
जब किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है, प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, लिक्विफिकेशन हो रहा है टिश्यूज़ का, तो उस टाइम पर जो ब्लड कलेक्ट हुआ है, जो ब्लड का आपके कोगुलेटिंग हुई है, एक तरह से क्लॉटिंग हुई है, तो उसका भी लिक्विफिकेशन होगा। तो उसकी वजह से जो पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस रहता है वो भी आपका शिफ्ट कर जाता है। उसके बाद में जो हार्ट रहता है उसका भी इम्पटीनेस होना, यानी कि जो भी प्रेशर आपका बन रहा है एब्डोमेन में, डायफ्राम में, उसकी वजह से जो हार्ट रहता है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है। तो ये सारे कुछ आपके प्रेशर इफेक्ट्स हो गए जो कि आपको देखने को मिलते हैं गैसेस की वजह से। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें जो डिकम्पोजिशन है सबमर्ज्ड बॉडी का, उसका डिकम्पोजिशन कैसे क्या रहता है। सो बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर किसी भी बॉडी का डिकम्पोजिशन एयर में हो रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, वाटर में हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, सॉइल में हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे कैस्पर डिक्टम, इन्होंने बताया था कि प्यूट्रिफिकेशन अगर एयर में हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, वाटर और सॉइल तीनों का आपस में एक इन्होंने लिंकेज दे दिया कि एयर में हो रहा है तो सबसे जल्दी होगा, वाटर में हो रहा है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और सॉइल में हो रहा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पर वीक्स की अगर हम बात करें तो एयर में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 1 हफ्ता लग जाएगा पूरी तरह से डिकम्पोज होने में बॉडी को। एयर का मतलब कि जो बॉडी है वो सॉइल की सरफेस पर अवेलेबल है तो उसका कांटेक्ट डायरेक्टली एयर के साथ में है। वाटर के अंदर अवेलेबल है, पानी के अंदर सबमर्ज है, तो उसमें 2 हफ्ते लगेंगे, 2 वीक्स लगेंगे। और सॉइल के अंदर है, सॉइल के अंदर यानी कि दफना दिया गया है, ये सॉइल की सरफेस है और इसके अंदर बॉडी को दफना दिया गया है, तो वहाँ पर एयर का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं बचा, तो वहाँ पर 8 वीक्स लगेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें सबसे जल्दी डिकम्पोजिशन होना है तो कौन सी जगह पर होगा, वो एयर के कांटेक्ट में अगर बॉडी है तो वहाँ पर होगा। और सबसे देर में किस में होगा, सॉइल के अंदर। जितना ज़्यादा डीपली आप बॉडी को दफनाओगे उतना ज़्यादा देर से उस बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा। तो ये पूरा इस तरह का सीक्वेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हल्का सा याद ज़रूर से रखेंगे। उसके अलावा जो वाटर में डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी तरह का एयर का अवेलेबिलिटी नहीं होती है। एयर नहीं है तो जितने भी तरह के माइक्रो बैक्टीरियाज रहते हैं, जो भी तरह के इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं, वो उनका कांटेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा क्लॉथ से प्रोटेक्शन भी उनका रहेगा, जो क्लॉथ्स वो पहने हुए हैं तो उनसे भी प्रोटेक्शन रहेगा। और जो कूलिंग है बॉडी की वो भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो डिकम्पोजिशन रहता है वो वाली प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाती है। उसके बाद में अगर सबमर्ज्ड बॉडी थी, अब उसके बाद में जब हम उसको बॉडी को बाहर निकालेंगे तो जो बॉडी का डिकम्पोजिशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इम्बाइबिशन जो होता है वाटर का एंड जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये वाला फिनोमिना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रैपिड जो वाटर के बाहर निकालने के बाद में बॉडी को उसका डिकम्पोजिशन जल्दी होता है, रैपिड होता है, क्योंकि ड्यू टू इम्बाइबिशन ऑफ वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये वाले पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये स्लाइड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें सबमर्ज्ड डेड बॉडीज़ जो है उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले हेड एंड फेस में होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी तरह का वाटर और जो ब्लड का कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जल्दी जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा सबमर्ज्ड बॉडी को बाहर निकालने के बाद, तो वो हेड एंड फेस का ही होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये इतना पार्ट हो गया आपका डिकम्पोजिशन ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी तक का। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैडावरिक एंटोमोलॉजी वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर ये है, फिर ये पूरा चार्ट है, क्वालिटेटिव प्यूट्रिफिकेशन है, फिर इंटरनल चेंज है, फिर उसके कुछ फैक्टर्स हैं प्यूट्रिफिकेशन के, तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्यूट्रिफिकेशन में भी बची हुई। तो ये सारा अपना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, ठीक है। सो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं, पीडीएफ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जितने भी पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पे जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो वीडियो से भी आराम से नोट्स बन जाएंगे, ठीक है।
और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।